सातवें चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और आज शाम को चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और सातवें चरण के लिए 1 जून को मतदान होना है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे और 57 सीटों पर 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। यूपी की 13 सीटों पर 144 धुरंधर मैदान में। उत्तर प्रदेश के लिए अहम है 7वां चरण। पंजाब में कांग्रेस के लिए कांटे की टक्कर। वही आपको बता दें कि यूपी की 13 सीटों पर 144 धुरंधर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं इस चरण में। उत्तर प्रदेश के लिए ये 7वां चरण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और अहम है। पंजाब में कांग्रेस के लिए कांटे की टक्कर है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, हिमाचल में कड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। बिहार और झारखंड में भी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। तो 7वें चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम को चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा। तमाम सियासी दलों ने 7वें और अंतिम चरण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं 7वें चरण के लिए और 1 जून को मतदान होगा 7वें चरण का। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 57 सीटों पर 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो यूपी की 13 सीटों पर 144 धुरंधर मैदान में है और उत्तर प्रदेश के लिए 7वां और आखिरी चरण बेहद महत्वपूर्ण। कांग्रेस के लिए कांटे की टक्कर। पंजाब में भी, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, हिमाचल में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। बिहार और झारखंड में भी कांटे की टक्कर। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हुए तो राघवेंद्र, 7वां और अंतिम चरण यूपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 13 सीटों की सियासी लड़ाई को किस तरह से देख रहे हैं? कौन कौन सी हॉट सीट्स? बिल्कुल मनीषा, अगर 7वें चरण की 13 सीटों की बात करें तो ये 13 सीटें वो सीटें हैं जहां पे पूर्वांचल के वो जिले आते हैं जहां पे गरीबी, भूखमरी और सड़कों का अभाव, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव पूर्व समय में देखने को मिलता था। इतना ही नहीं, माफियाओं का खौफ नागरिकों के अंदर विद्यमान रहता था। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश का सिनेरियो बदला। अपराधियों, माफियाओं पे कार्रवाइयाँ शुरू हुई, तमाम एनकाउंटर हुए, कुछ अपराधी हॉस्पिटल और जेल में मरे। तो उसके बाद से अमन चैन की नींद पूर्वांचल की जनता को सुनने को मिला और सोने को मिला। अब बात कर लें अगर इन 13 सीटों की, तो हम गोरखपुर परिक्षेत्र की बात कर लें। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, सलेमपुर, कुशीनगर, ये वो इलाके हैं जो गोरखपुर मंडल के हैं और यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ का एक तरह से ये कहा लिया जाए कि इनकी लोकप्रियता का ग्राफ इतना ज़्यादा है। मुख्यमंत्री बनने के पहले भी जब वो सांसद थे तब तक, और इसके अलावा मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह से गोरखपुर पूर्वांचल के इस क्षेत्र का विकास किया गया, यहाँ की जो एक हत्यारी बीमारी इंसेफ्लाइटिस, जापानी बुखार हुआ करते थे, उस पर पूरा उसका समाप्त करते हुए जिस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का वहाँ पे विकास किया गया। इसके बाद गोरखपुर में आज विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस यहाँ के गरीब बच्चों को मुफ्त में इलाज किया जाता है और आज उस हत्यारी बीमारी से सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से काबू पा लिए हैं। हर साल यहाँ पे हजारों की संख्या में छोटे बच्चे मर जाते थे। अब मृत्यु दर का आंकड़ा 99% सफलता के ग्राफ पे है। अब 1-8% ही मौतें बच्चों की होती हैं। वहीं हम बात कर लें गरीबों की योजनाओं को लेकर, तो जिस तरह से सरकार द्वारा लगातार गरीबों को राशन वितरण की बात, आयुष्मान कार्ड की बात, या आवास की बात, शौचालय की बात, या फिर उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बात, इसके माध्यम से आम जनमानस में एक लाभार्थियों का ऐसा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया कि आज ये कहा जा सकता है कि 2014 के बाद से, 2017 के बाद से जातियां टूटी हैं और मोदी की गारंटी पे या विकास के नाम पे, सुशासन के नाम पे, महिला सुरक्षा के नाम पे अब वोट पड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी की यही ताकत हो गई है जो आज अमन चैन है। जिस तरह से सुरक्षा का माहौल है, आम जनमानस जब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, यही कारण है कि इंटर के इनकम्बेंसी जैसी बातें देखने को नहीं मिलती हैं। वहीं हम बात कर लें अगर गाजीपुर, घोसी, मऊ की, तो ये वो इलाका है जहां पे बिल्कुल की छवि लिए तमाम न जाने कितने हत्याओं में, अपहरण में उसका नाम दर्ज हुआ करता था। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से ये पहला लोकसभा का चुनाव है। हालांकि ओपी राजभर और अनुप्रिया पटेल के एस के माध्यम से भी इन क्षेत्रों को भारतीय जनता पार्टी साधने का प्रयास की है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं। यादव व मतदाताओं की संख्या भी ज़्यादा है, तो देखना होगा कि घोसी, गाजीपुर, मऊ में
भारतीय जनता पार्टी इसे कैसे पार पाती है और जातियां टूटती हैं, लाभार्थियों के नाम पे वोट पड़ते हैं, सुरक्षा के नाम पे वोट पड़ते हैं, या मुख्तार अंसारी के प्रति कोई सिंपैथी बढ़ती है और उसके सम्मान में वोट पड़ते हैं अफजल अंसारी को। इसके अलावा हम बात कर लें वाराणसी की, चंदौली की, मिर्जापुर की, सोनभद्र की, तो ये वो इलाके हैं जहाँ पे पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या ज़्यादा है। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद चूंकि पीएम मोदी वाराणसी से खुद ही प्रत्याशी हैं और अपना दलेस के माध्यम से भी पटेल जो वोटर हैं, चूंकि मिर्जापुर की बात कर लें, सोनभद्र की बात कर लें, तो यहाँ पे पटेल वोटों की भी संख्या ज़्यादा है, तो उसको भी बीजेपी साधने का प्रयास किया है। इतना जरूर है कि अगर हम गठबंधन की बात कर लें तो गठबंधन भी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है। बात चाहे कुशीनगर की हो या गाजीपुर की हो, हर जगह राहुल गांधी, डिंपल यादव और अखिलेश यादव भी जिस तरह से सभाएं करते देखे जा रहे हैं, गोरखपुर में भी जिस तरह से इन लोगों ने कार्यक्रम किया, दोनों राहुल और अखिलेश ने, कल डिंपल यादव ने जिस तरह से कुशीनगर में रोड शो किया, इसको देखते हुए पूरा स्पष्ट एक ऐसा सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि सारे राजनीतिक दल अपना बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। सबने अपनी एड़ी चोटी का प्रयास किया है और सबकी इच्छा है कि इन 13 सीटों पे हम ज़्यादा सीट जीते, क्योंकि जो पहले के समय की बात कर लें, 2017 के पहले से जिस तरह से क्षेत्रीय दलों का उत्तर प्रदेश में कब्जा हुआ करता था, सपा बसपा की सरकारें हुआ करती थी, जातियों के आधार पर वोट पड़ते थे, जब ईवीएम नहीं था तो जिस तरह की बूथ कैप्चरिंग होती थी, उससे छुटकारा मिलने के बाद से अब जो ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो रहे हैं, पुलिस के अभिरक्षा में हो रहे हैं, अब इस तरह की बात नहीं है कि कोई बैलेट लूट ले, बूथ लूट ले। तो देखना है कि जातियां टूटती हैं कि नहीं टूटती हैं, कितना टूटती हैं, क्योंकि गठबंधन संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, आरक्षण बचाओ, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर और मैदान में है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो मोदी की गारंटी के नाम पे, योगी के सुशासन के नाम पे और गरीबों के लिए जिस तरह की योजनाएं चलाएं, उसके दम पे अपनी ताकत झोंके हुए नतीजे 4 जून को आए, पता चलेगा कौन जीतता है। लेकिन कुशीनगर से लेके और सोनभद्र तक, गाजीपुर से लेके महाराजगंज तक, गोरखपुर से लेकर वाराणसी तक माहौल पूरा गर्म है। और गर्म होने का कारण है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मैदान में दिखाई दे रहे हैं, सड़कों पे निकले हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सारे राजनीतिक दलों के नेता अपनी अपनी ताकत झोंके हुए हैं। ठीक है राघवेंद्र, यूपी की 13 सीटों का जिक्र चल रहा है, ऐसे में बीजेपी की दावेदारी तो लगभग हर सीट पे ही काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन क्या कोई ऐसी सीट आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, या आपका विश्लेषण किसी ऐसी सीट के लिए ये कहता हुआ कि यहां पर बीजेपी की राह बहुत ज्यादा आसान नहीं है? जी, अगर हम गाजीपुर की बात कर लें, घोसी की बात कर लें, मऊ की बात कर लें, ये वो सीटें हैं जहां पे क्षेत्रीय दलों का, समाजवादी पार्टी का ज़्यादा वोटर्स हैं, या ये कह लीजिए कि मुख्तार अंसारी का जो एक रॉबिनहुड की छवि थी, उसके समर्थकों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है। तो देखना यही होगा कि मुख्तार अंसारी की मौत से उनके जो समर्थक थे, क्या वो लाभार्थियों में कन्वर्ट होते हैं, हिंदुत्व में कन्वर्ट होते हैं, या अपना वोट वहीं मुख्तार अंसारी के श्रद्धांजलि के रूप में देना चाहेंगे। हालांकि गाजीपुर, मऊ और घोसी, इन 3 सीटों पे मैं लड़ाई टफ देख रहा हूं। बलिया में भी लड़ाई देखने को मिल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा वहां भारी है। इसके अलावा जो सीटें हैं उस तरह की लड़ाई नहीं है, लेकिन सोनभद्र और मिर्जापुर में भी कहा जा सकता है कि वहां भी लड़ाई दिलचस्प देखने को मिल रही है। ठीक है, बिल्कुल। अगर गोरखपुर सीट की बात की जाए तो वाराणसी के बाद सबसे ज्यादा जो पैनी निगाहें टिकी हुई हैं वो यूपी की गोरखपुर सीट में है। ऐसे में हमेशा से ही देखा जाता है कि गोरखपीठ का प्रभाव ही यहां पर हार या जीत तय करता है राघवेंद्र। ऐसे में अगर बसपा की भूमिका की बात की जाए तो अक्सर करके पिछले चुनाव में ये देखा गया है कि बसपा की भूमिका से कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा मिलता हुआ जरूर नजर आता है इस पर्टिकुलर सीट पर। जी मनीषा, इसका जवाब देने के पहले पिछले सवाल में एक सीट का मैं जिक्र करना चाहूंगा, मैं भूल गया था। गाजीपुर वो सीट है जहां पे गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और वहां पे गठबंधन का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि गाजीपुर, घोसी, मऊ, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पे लड़ाई ज्यादा दिखाई दे रही है। अब बात कर लें, अगर गोरखपुर की बात कर लें, वाराणसी की बात कर लें, तो ये वो सीटें हैं। वाराणसी में पीएम मोदी के 2014 में आने के बाद से वहाँ का माहौल पूरा मोदीमय रहता है और जिस तरह के विकास कार्य वहाँ किए गए हैं, गरीबों को या आम जनता को अपने विकास से मतलब होता है, अपनी योजनाओं से मिल रहे फायदे से मतलब होता है। हम राशन की बात कर लें या अन्य जो सरकारी योजनाएं मिल रही हैं, सड़कों का जिस तरह से जाल बिछा, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2017 के बाद से जो एक अहम बदलाव आया
अपराधियों माफियाओं पे जिस तरह से काम किए गए, संगठित अपराध की कमर जिस तरह से तोड़ने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया, वो बहुत भारतीय जनता पार्टी की एक ताकत बन गई है। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर वो सीट है जो गोरक्षनाथ पीठ के सीट के नाम से जानी जाती है। ऐसा कहा जाता है जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे बहुत कमजोर स्थिति में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा करती थी, उस समय भी जो बड़े महाराज जी थे, महंत अवैधनाथ जी, जो गोरख पीठाधीश्वर महंत थे, वो सांसद हुआ करते थे। तो गोरखपुर वो सीट है जहाँ पे हर जाति का मतदाता, चाहे मुस्लिम मतदाता हो, ब्राह्मण मतदाता हो या केवट मतदाता हो, या इसके अलावा हम किसी भी जात की बात कर लें, जितनी ओबीसी पिछड़ी जातियां हैं या दलित वर्ग हो, वो सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हुए दिखाई देती है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा चेहरा गोरखपुर या पूर्वांचल में अब दिखाई देता है लोगों को, जहां से उम्मीदें हैं कि हमें न्याय मिलेगा, अपराधियों का सफाया होगा, हमें सुरक्षा मिलेगा। तो गोरखपुर की सीट में कोई लड़ाई नहीं दिख रही है। इतना जरूर है कि काजल निषाद अपना चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि रवि किशन उन पर आरोप भी लगाते हुए दिखाई दिए कि वो आती हैं और चुनाव के समय चंदा लेती हैं और फिर चली जाती हैं। अब देखना होगा कि इस पर काजल निषाद रवि किशन को कितनी चुनौती दे पाती हैं। लेकिन गोरखपुर में जिस तरह का विकास किया गया है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया गया है, रामगढ़ का सौंदर्यीकरण जिस तरह से किया गया है और सुरक्षा का जो माहौल दिया गया है, वो गठबंधन पे बहुत भारी दिखाई दे रहा है। हालांकि गठबंधन भी पूरा एड़ी चोटी अपना लगाया है कि हम गोरखपुर से लेकर वाराणसी से लड़ते हुए दिखें। अब देखना होगा, नतीजे 4 जून को आएंगे तो पता चलेगा कौन कितनी सीटों पे जीत दर्ज करता है। लेकिन अभी 13 सीटों की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुशीनगर से हमारे साथ जुगनू शर्मा भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हुए। तो जुगनू, 13 सीटों पर आज चुनावी प्रचार का शोर पूरी तरह से थम जाएगा यूपी में भी, और ऐसे में अगर कुशीनगर सीट की बात की जाए तो यहाँ पर जैसा कि आज आखिरी दिन है चुनावी प्रचार का, किस तरह की सियासी हलचल तेज होती हुई देख पा रहे हैं? आपको बता दें कि आज मंत्री राजनाथ सिंह का रामकोला में चुनावी जनसभा है। तो तकरीबन 12 बजे रामकोला जूनियर हाई स्कूल के मैदान में चुनावी जनसभा करेंगे और भाजपा प्रत्याशी विजय दुबे के समर्थन में जनता से वोट मांगने की अपील करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि रामकोला विधानसभा क्षेत्र क्षत्रिय बहुमूल क्षेत्र है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं क्षत्रियों को अपने मुंह में करने के लिए राजनाथ सिंह चुनावी दौरा कर रहे हैं। जी ठीक है, राघवेंद्र, आपके पास लौटते हुए अगर कुशीनगर की ही बात की जाए तो यहाँ पर इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य बिना किसी दल के ही ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उनके प्रति लोगों में खास नाराजगी भी है, क्योंकि बीते दिनों उन्होंने जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर कुछ ऐसी अभद्र टिप्पणियां की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन एक ये भी फैक्ट है कि एक दबदबा है उनके नाम का, एक प्रभाव जरूर रखते हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी या सपा के लिए किसी तरह की चुनौती उनके लिए? बिल्कुल बनीसा, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ वो चेहरा है जिस पर भी जिन्होंने कटाक्ष किए हैं उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी जब चुनाव में आए थे, जब अभी सनातन धर्म के अपमान जैसी बातें नहीं आई थी, पिछले चुनाव में जब वो कुशीनगर से चुनाव लड़ रहे थे, तो तमाम अनर्गल बयान योगी आदित्यनाथ जी को लेकर उन्होंने दिए थे, मुख्यमंत्री को लेकर के। और उसका खामियाजा था कि कुशीनगर में उनको कई जगह विरोध का भी सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, उनको हार का भी सामना करना पड़ा था। और देश की राजनीति में हम मोदी की बात कर लें तो मोदी वो चेहरा है कि विपक्ष जब भी व्यक्तिगत उनके ऊपर हमलावर होता है तो उसका नुकसान विपक्ष को हम लोग देखते हैं कि उठाना पड़ता है। शायद मोदी और योगी की यही ताकत है कि इनके जो लोग जनता के बीच में लोकप्रियता है, जिस तरह से लोगों का भरोसा है, विश्वास है, वो इनकी ताकत है। वहीं इस बार सनातन धर्म का जिस तरह से हम रामचरितमानस की बात को कर लें कि उसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के जिस तरह से लगातार बयान आए और उसके बाद समाजवादी पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद से अपनी नई पार्टी बनाई। और ऐसा कहा जा सकता है कि जब तक वो बहुजन समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी में थे तब तक उनका कुछ जनाधार तो दिखाई देता था, लेकिन अब जब अपनी पार्टी बनाए तो उस तरह का कोई जनाधार नहीं दिखाई दे रहा और कुशीनगर की जनता उनको पहले ही नकार चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार के चुनाव में आखिर उनके समर्थक उनके साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं। लेकिन वर्तमान अगर वहाँ के कुशीनगर के समीकरण की बात कर ली जाए, स्थानीय मुद्दों की बात कर ली जाए, तो जिस तरह के विकास कार्य किए गए, चूँकि कुशीनगर भी बिहार के बॉर्डर का समीपवर्ती जिला है, इसकी सीमाएं बिहार जनपद से मिलती हैं,
तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कुशीनगर में भारतीय जनता ठीक है पार्टी काफी राघवेंद्र। मजबूती से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, यूपी की उन 13 सीटों की जहां पर 7वें और आखिरी चरण में चुनाव होना है, ऐसे में हमारे साथ लगातार हमारे दो सहयोगी भी बने हुए हैं, राघवेंद्र प्रताप सिंह यूपी स्टेट हेड और कुशीनगर से जुगनू शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। तो जुगनू, एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए, अगर कुशीनगर की सियासत की बात कर ली जाए तो यहां पर बीजेपी का पलड़ा माना भारी पड़ रहा है और बीजेपी का ही पलड़ा भारी भी है तमाम सियासी दलों को लेकर, लेकिन चुनावी मुद्दे ऐसे क्या क्या हैं जो कहीं ना कहीं सियासी दलों में हलचल पैदा किए हुए हैं? बता दें कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कुशीनगर में सियासी पलड़ा बीजेपी के लिए भारी पड़ने वाला है, जैसे कि रोजगारी और सबसे बड़ी ये मुद्दा है कि चीनी मिल, जिससे किसान काफी नाराज होते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं उनको काफी गन्नों को देने के लिए काफी दिक्कतों का सामना पड़ता है। ठीक है राघवेंद्र, अगर आपसे कुशीनगर में क्या कुछ चल रहा है इसको लेकर तो बात हो ही रही है, कुशीनगर के बाद महाराजगंज की बात की जाए तो यहाँ चौधरी वर्सेस चौधरी की लड़ाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसे में किसकी चौधराहट कायम होती हुई देख पा रहे हैं आप महाराजगंज में? बिल्कुल मनीषा, अगर हम कुशीनगर और देवरिया की बात कर लें, जिसमें 2 सीटें आती हैं, देवरिया और सलेमपुर लोकसभा, तो ये कुशीनगर और देवरिया की जो सीटें हैं ये किसान बाहुल्य क्षेत्र है, पिछड़े वर्गों की संख्या ज़्यादा है, ओबीसी मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पे गन्ना मिलों की एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा हम महाराजगंज की बात करें या कुशीनगर की बात करें, गोरखपुर की बात करें, देवरिया की करें, सलेमपुर की बात करें, जितनी भी गन्ना चीनी मिलें थी जिनको समाजवादी पार्टी सरकार या बहुजन समाजवादी पार्टी में बंद कर दिया गया था, उनको शुरू करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। तो किसानों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। वहीं केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि देकर भी किसानों को एक तरह से मोबिलाइज करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा जिस तरह से विकास कार्य किए गए गरीबों को लेकर, तो इस शायद यही कारण है कि जिस तरह से विकास कार्य किया गया, इंटर इनकम्बेंसी जैसी बातें नहीं दिखाई दे रही हैं योगी आदित्यनाथ जी को लेकर या पीएम मोदी को लेकर। जनता के बीच में कोई नाराजगी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की यही ताकत है कि उनके हर सीट पे सांसद लड़ता हुआ नहीं दिखाई देता है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी लड़ते हुए दिखाई देते हैं और जनता देश के पीएम के नाम पे वोट देती हुई दिखाई दे भी रही है। वहीं हम महाराजगंज की बात कर लें तो वहाँ से पंकज चौधरी वो नाम है, जैसे गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कायम है, उसी तरह से महाराजगंज में पंकज चौधरी का भी अपना एक रुतबा है और ऐसा माना जाता है कि चुनाव दर चुनाव जिस तरह से वो लगातार जीतते आए हैं, उसको देख करके स्थानीय मुद्दे जो भी हों, लेकिन उनके ऊपर, पंकज चौधरी के ऊपर आज भी महाराजगंज की जनता का विश्वास है। और पिछली बार भी गठबंधन ने बहुत प्रयास किया था, हालांकि सपा बसपा का जो गठबंधन था, बसपा को तो उसका फायदा मिला था लेकिन सपा को उसका फायदा नहीं मिल पाया था। तो गठबंधन इस बार भी प्रयासरत है महाराजगंज में भी कि कुछ उलटफेर करने में सफल हो जाए, लेकिन पंकज चौधरी का नाम और सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जिस तरह से विकास किए गए, केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह से योजनाएं चलाई गई गरीबों को लेकर, ऐसे में महाराजगंज भी पंकज चौधरी बहुत मजबूती से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि गठबंधन प्रयास कर रहा है कि उनको किसी भी तरह हमारा देखना होगा। नतीजे 4 जून को आएंगे तो पता चलेगा कि आखिर महाराजगंज की जनता का मूड क्या है। लेकिन वर्तमान परसेप्शन में अगर हम बात गोरखपुर की करें, महाराजगंज की बात करें, कुशीनगर की करें, देवरिया की करें, सलेमपुर की करें या घोसी, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, वाराणसी, इन सीटों पे 13 सीटों पे जहां चुनाव हो रहे हैं, तो काफ़ी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी लड़ते हुए दिखाई दे रही है। इतना जरूर है कि 5 सीटों पे गठबंधन भी मजबूती से चुनाव लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राघवेंद्र, बात अगर मिर्जापुर की बात की जाए तो लगातार यहां पर अनुप्रिया पटेल काफी ज्यादा सक्रिय नजर आई हैं, लेकिन बीते दिनों हमने ये भी देखा कि जिस तरह से उन्होंने राजा भैया को ललकारा, तो क्या राजा भैया उनके सामने किसी तरह का खेला कर सकते हैं या उनकी भूमिका को किस तरह से समझा जाए? बिल्कुल मनीषा, हम मिर्जापुर की बात करते हैं, सोनभद्र की बात करते हैं, तो ये वो सीटें हैं जहाँ पे पटेल मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जब पूर्व समय में चुनाव ऐसा जब देखी कि हम बिना पटेलों को साधे चुनाव नहीं जीत सकते, तो इसीलिए उसने अपना दल है अनुप्रिया पटेल को अपने पार्टी में एनडीए का हिस्सा बनाया। इस समय अगर वर्तमान सिनेरियो में हम राजा भैया की बात कर लें तो शुरुआती दौर में तो लगा कि राजा भैया अपनी सक्रियता दिखाएंगे, लेकिन कारण जो भी रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात हुई हो या ये तो अंदरूनी मामला है, ऐसी कोई जानकारी भी नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि राजा भैया की चुप्पी
अनुप्रिया पटेल की मजबूती के रूप में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद से जिस तरह से राजा भैया ने बयान दिए थे, एक बार मिर्जापुर पहुंचे थे, उसको देखकर लगा था कि जौनपुर से लेकर कौशाम्बी से लेकर प्रतापगढ़ से लेकर मिर्जापुर सोनभद्र तक राजा भैया नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनकी खामोशी बता रही कि अंदर खाने जरूर समझौता हो गया है और अनुप्रिया पटेल के लिए भी वहां कोई इस तरह से दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है और अनुप्रिया पटेल मजबूती से चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, दोनों ही सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।